मुझे पता है लुकिज्म के मांगा को बहुत किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है, पर फिर भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, वो भी चैप्टर नंबर 500 से। और तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, स्टोरी कहीं से भी मिस नहीं होगा। और अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक नया क्रिएटर हूं और मैं सच बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशंस में आपको मजा आ जाएगा। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिस भी ऑडियंस के पास ये वीडियो जाएगा उन्हें एडवांस में थैंक्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जुनगू तेजिन के घर पहुंचता है। तेजिन उसे देखकर हैरान रह जाता है, ये बंदा आखिर कौन है और अचानक यहाँ कैसे आ गया। जुनगू हल्के से अपने चश्मा को ऊपर करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंदाजा लगाना चाहोगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तेजिन गुस्से में पूछता है, तू आखिर है कौन और बाहर जो इतने सारे गार्ड्स थे उनसे तू कैसे बचा। लेकिन तभी सीन कट होता है बाहर के नजारे पर, जहाँ 100 से भी ज्यादा लोग जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। हाँ, वो सब वही लोग थे जो जुनगू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तेजिन हैरान था और जुनगू बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो बस दरवाजे से अंदर आया। इसके बाद वो सीधे तेजिन के कमरे में चला जाता है और कहता है, तो यही है वो कमरा, चिंता मत कर, मैं बस वो चीज ढूंढने आया हूँ जिसके लिए भेजा गया हूँ। जैसे ही वो मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तेजिन और गुस्से में बोलता है, तुम कौन हो और क्या चीज ढूंढ रहे हो यहाँ। लेकिन जुनगू उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कमरे की तलाशी लेने लगता है। वो किसी को फोन लगाता है और खुद से बड़बड़ाता है, कैसे कैसे अजीब काम करने को दे देते हैं मुझे। कॉल कनेक्ट होती है और वो कहता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई भी रेड पेपर नहीं मिला। कॉल पर दूसरी तरफ चार्ल्स चोई होता है। हाँ, वही चार्ल्स जो डैनियल के पुराने घर में बैठा होता है। चार्ल्स कहता है, ध्यान से देखो, वो रेड पेपर वहीं कहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो तेजिन नाम का लड़का है उसने उसे छुपा रहा है। जुनगू जवाब देता है, नहीं, मुझे नहीं लगता उसे इस बात का कोई आइडिया भी है। लेकिन इतने में तेजिन का गुस्सा फट जाता है। वो पीछे से कूदकर जुनगू के ऊपर हमला करता है और चिल्लाता है, हरामजादे, ये रेड पेपर आखिर है क्या। हमले की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। लेकिन जब सीन कैमरे पर चेंज होता है तो हम देखते हैं जुनगू ने उसे अपने कब्जे में कर रखा था। यानी इससे हमें पता चलता है जो तेजिन है वो जुनगू के सामने कुछ भी नहीं है। गो ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उधर कॉल पर मौजूद चार्ल्स चोई को भी इस लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स चोई अचानक कहता है, जुनगू, ये अभी अभी कैसी आवाज थी। गो उस वक्त तेजिन को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है। वो तुरंत जवाब देता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तेजिन को वहाँ लेके जा रहा हूँ। बट चार्ल्स को थोड़ा सा शक हो जाता हुआ अगेन पूछता है, वहाँ, लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो। गो हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, चार्ल्स, तुमने ही तो कहा था इस बंदे से हम बहुत सारा काम करवा सकते हैं, तो क्यों ना इसे वहीं भेज दें। और अब सीन कट होता है अगले पल पर, जहाँ तेजिन बेहोश पड़ा होता है, वो भी पूरी तरह नंगा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है, वो उठकर बैठता है और अपने आसपास देखने लगता है। आगे हम देखते हैं चारों तरफ नंगे लोग आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। एक अजीब सी डरावनी और गंदी जगह, जैसे कोई नर्क हो। तो तेजिन खुद से बड़बड़ाता है, ये जगह आखिर है क्या, ये तो बिल्कुल नर्क जैसी लग रही है। उसी वक्त उसके पास आता है एक जाना पहचाना चेहरा जिसका नाम है यूजिन, लुकिज्म का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और साथ ही सबसे बड़ा हरामखोर। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, सही समझे तुम, ये नर्क ही है। हमारे नेशन में जितने भी गंदे और घटिया लोग हैं हम उन्हें पकड़कर यहाँ बंद करते हैं और उनकी आपस में लड़ाई करवाते हैं। फिर वो कहता है, इस जगह को हम कहते हैं फेसलेस है। ये पहला ऐसा बिजनेस है जो मैंने और जिनगू ने मिलकर शुरू किया है। तेजिन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग आखिर हो कौन, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने वो रेड पेपर छुपाया है? मुझे तो पता ही नहीं वो क्या चीज है। लेकिन यूजिन हमेशा की तरह बेहद शांत था। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, रिलैक्स, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम्हारा काम है जिंदा रहना। जब तक तुम हमें उस रेड पेपर के बारे में नहीं बताते और जब तक तुम चुनलैंग पर राज करना नहीं छोड़ते, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तेजिन गुस्से में पूछता है, आखिर इसका मतलब क्या है। यूजिन शांत स्वर में कहता है, फिलहाल हमारी बात यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारे सामने जो जगह दिख रही है वही तुम्हारा नर्क है। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं चुनलैंग के स्कूल में, जहां वक्त बीत चुका है पूरे 1 साल। संग जियूक की मौत के बाद अब सब कुछ बदल चुका है। हम देखते हैं कि मैरी किम अब बहुत पतली और पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। क्लास में हम देखते हैं कि एक लड़का मैरी किम को देखकर उस पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका होता है। वो शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे एक लव लेटर चिपका देता है, आई मीन पकड़ा देता है, और कहता है, मैरी, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ,
लेकिन मैरी उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। वो ठंडी नजरों से उसे देखती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जा, जब मैं मोटी थी तब तो तू मेरी तरफ देखता भी नहीं था। क्लास में बाकी सारे लड़के ये सब देख रहे होते हैं और उसी वक्त हमें सुनाई देती है मैरी की वॉइस ओवर नरेशन। टीचर की मौत के बाद से लेकर अब तक 1 साल बीत चुका है। हम सब अब नॉर्मल स्टूडेंट्स बन चुके हैं। हमारी जिंदगी में अब कुछ भी पहले ऐसा नहीं रहा। अब चुनलैंग में कोई भी झगड़े नहीं होते, कोई गैंग अब यहाँ के मॉन्स्टर्स को देखने नहीं आते। लेकिन वही लड़का अब मैरी के सामने खड़ा होता है, थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मैरी ऐसा मत करो, एक बार फिर सोच लो। और तभी क्लास का माहौल अचानक से बदल जाता है। विंस आता है, वो गुस्से से उस लड़के का मुंह पकड़ता है और उसे दीवार पर पटक देता है। आगे विंस कहता है, अगर मैरी ने ना कहा मतलब ना, क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? मैरी तुरंत उठती है और विंस को रोकती है और कहती है, विंस मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लोगों को मत मारा करो। विंस ठंडी निगाहों से कहता है, और अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मैं फिर विंस नहीं रहूंगा। इसके बाद फिर से मैरी की नरेशन शुरू होती है। पहले की तरह अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हम में से सबसे ज्यादा बदला है विंस। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जो कि हमेशा परेशानी खड़ी करता है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, टीचर का जाना। उसी वक्त बाकी स्टूडेंट्स विंस को देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो देखो, वो तो विंस है ना, वही जिसने सॉन्ग मूंग चियोन को मार दिया था। हाँ देख, उसकी आंखें देख, वो 1 नंबर का राक्षस है। फिर भी इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुना है कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। क्या किसी को मारने के बाद भी वो स्कूल आ रहा है? विंस ये सारी बातें सुन रहा होता है, उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो पलटकर सबकी तरफ देखता है और चिल्लाता है, कुत्तों के पिल्लो, बकवास कौन कर रहा है, सामने आओ। लेकिन जैसे ही वो सबकी तरफ देखता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका सीना भारी लगने लगता है, सांसें रुकने लगती है, उसके मन में आवाजें गूंजने लगती है। विंस, तुमने ही तेजी पक को मारा था, तुमने ही सुजिन किम को जान से मारा। बताओ तुमने जिनको क्यों नहीं बचाया? तुम खूनी हो, राक्षस हो। इन आवाजों से विंस का दिमाग पूरी तरह से टूटने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है। पुरानी यादें, खून और टीचर की मौत की सीन उसके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो खुद से बड़बड़ाता है, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई में एक खूनी हूँ? क्या मैंने ही सुजिन और सोंगजी को मारा है? आवाजें और तेज हो जाती है, विंस की सांसें तेज हो जाती है और वो वहाँ से भागता हुआ चिल्लाता है, मैं राक्षस नहीं हूँ। और इसी के साथ साफ होता है, सोंगजी, पग और सुजिन के जाने के बाद से विंस की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वो अब एक टूटे हुए इंसान की तरह जी रहा है। विंस की साख और पहचान के बारे में बातें फैल चुकी है। लोग उसे या तो मर्डरर कहते हैं या फिर सीधे मॉन्स्टर। और विंस की छवि अब बिल्कुल बदल चुकी है। पहले से ही लोगों से उसकी नफरत थी, लेकिन अब ये नफरत और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विंस ने एक जूडी क्लब को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ वो किसी बंदे के साथ ट्रेनिंग फाइट कर रहा होता है और उसकी वारले इतनी बारबर होती है कि सामने वाला का हाथ टूटने ही वाला होता है। विंस को ये सब करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। यही वो इंसान है जिसने अब हिंसा को अपनी जीने की वजह बना लिया है। उसके ट्रेनर चिल्लाकर कहते हैं, विंस उसे छोड़ दो, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ आने दिया क्योंकि मैरी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। अगर उस लड़के का हाथ टूट गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? ट्रेनर सख्त स्वर में चेतावनी देता है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इस क्लब से निकाल दूंगा। लेकिन विंस बेपरवाह सा कहता है, बाहर निकाल दे या जो मन करे कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैरी के कुछ दोस्त आगे आते हैं और बोलते हैं, मैम हमें विंस को सबक सिखाना होगा। पर मैरी शांत आवाज में उन्हें रोकती है और कहती है, नहीं अभी नहीं, बस कुछ समय तक देखते हैं। वो जानती है कि विंस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो कि सजा देने से ठीक नहीं होगा। जहाँ चुनलिंग में ये सब हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सियोल में भी कहानी आगे बढ़ती है। एक क्लब के सीन में मालिक अपने साथियों को बुलाकर पूछता है, क्या तुम सबने खाना खा लिया? लेकिन असल वजह कुछ और ही है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से सबको बुलाया गया है। एक आदमी बोलता है और बताता है कि पहले यहाँ 2 मॉन्स्टर्स आए थे जिन्होंने उनसे पैसे मांगे ताकि ये उनकी रक्षा कर सके। वे दोनों कोई आम लोग नहीं थे, वे थे गन और गू, नाम तो सुना ही होगा। उन दोनों ने सब पर हमला किया था और उन्हें परेशान कर दिया था। अब वही लोग फिर से पैसे मांग रहे हैं, इतने ज्यादा कि हर महीने देना उनके बस की बात नहीं। समाधान ढूंढने के लिए एक बंदा कहता है, हमें अपने इलाके का साइज को बढ़ाना होगा ताकि हम ज्यादा कमा सके। मालिक पूछता है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और दूसरा बंदा बोलता है, हाँ पास में चुंगलिंग है, मुझे लगता है हमें वहाँ अप्रोच करना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। युगनिम कहता है, वहाँ पर तो एक मॉन्स्टर रहता था ना, तो हम वहाँ पर अपना काम कैसे करेंगे? दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वो मॉन्स्टर अब जा चुका है और इस वक्त चुंगलिंग के पहाड़ों में किसी का भी कब्जा नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए और उस जगह पर कब्जा कर लेना चाहिए। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। तब युगमिन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, यहाँ पहले ही डिसाइड हो चुका है, अब हम चुंगलिंग
जाकर वहाँ पर कब्जा करेंगे। लेकिन जैसे ही युगमिन और उसके साथ के बंदे चुंगलिंग पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि विंस और उसके साथी पहले से ही खड़े हैं। युगमिन उन्हें देखकर अपने बंदों से कहता है, क्या तुमने तो कहा था चुंगलिंग में किसी का भी कब्जा नहीं है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बस फिर क्या, इतने में ही विंस और उसके साथी उन लोगों को बजाना शुरू कर देते हैं। विंस लोग उन्हें कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं और इसी दौरान हमें विंस की वॉइस ओवर नरेशन सुनाई देती है। टीचर, ये जगह हमने आपके साथ मिलकर बनाई थी, हम किसी और इंसान को इस जगह को छूने भी नहीं देंगे। टीचर, क्या आप हमें देख रहे हो? हम इस जगह की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे विंस और उसके साथी सबको निपटा देते हैं, लेकिन जो युगमिन जमीन पर गिरा पड़ा होता है वो विंस से कहता है, हम वो आखिरी लोग नहीं है जो यहाँ पर आए हैं। तो मैं बता दूं, बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर इस जगह के आसपास घूम रहे हैं। वो मॉन्स्टर हर जगह जाकर प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं और बदकिस्मती से चुंगलिंग के ऊपर अभी किसी का भी कब्जा नहीं है। शहर की बाकी गैंग्स की भी नजर अब इसी जगह पर है। मेरी बात मान लो, चुंगलिंग को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे और अगर तुम इस जगह से नहीं जाते हो तो तुम्हें रोज यहाँ लड़ाई करनी पड़ेगी। और होता भी वही, चुंगलिंग की पहाड़ी में अब हर रोज कोई ना कोई लड़ाई हो रहा है, बस कब्जे के लिए। लेकिन विंस और उसके साथी उन सब से लड़ते हुए उन्हें हरा देते हैं और साथ ही भगा देते हैं। अब विंस के लिए ये सब एक डेली रूटीन बन चुका है, हर दिन की लड़ाई, हर दिन की जीत। यह उनके लिए अब एक खेल जैसा हो गया है। लेकिन एक सीन में हम देखते हैं, जब विंस एक गैंग के बहुत सारे बंदे को मार रहा होता है, तभी एक बंदा विंस के मुंह पर मुक्का मारकर उसे जमीन पर चिपका देता है और कहता है, मुझे तेरी हड्डियां टूटने की आवाज आई थी, हार मान ले लड़के। विंस और उसके साथी दोनों उसी वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर ये लोग हार नहीं मानते। अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाते हैं, क्या हार मान लूं? तुम्हें लगता है चुनलिंग कोई मजाक है? चुनलिंग कमजोर नहीं है। और फिर विंस और उसके साथी अपनी छाती पर पत्थर से निशान बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं चुनलिंग। ये किसी तरह का प्रण है, एक जुनून है इस जगह को बचाने का, क्योंकि यहाँ कभी उनका टीचर रहता था और इसीलिए ये जगह उनके दिल के काफी करीब है। विंस भी अपनी छाती पर निशान बनाते हुए कहता है, यही वो जगह है जहाँ वो इंसान हमारे साथ था, इसलिए हम किसी को भी यहाँ नहीं आने देंगे। आगे हम देखते हैं, उधर फेसलेस हेल में फिर से लड़ाई तेज हो जाती है। तेजिन भी लड़ना शुरू कर देता है। कुछ लौंडे तेजिन चैन को देखकर उसे ताना देते हैं, तू साला पागल, गांव का गवार, तू हमें हरा देगा। तेजिन अपनी बाह में पत्थर से निशान बनाकर गर्व से कहता है, हाँ क्या हुआ, मैं हूँ गांव का गवार, क्या तुम्हें गवार पसंद नहीं? मैं चुनलिंग का तेजिन हूँ। और फिर तेजी से भागकर उन सब पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, वहीं विंस ने भी उस गैंग को हराया हुआ होता है। जिस बंदे को विंस ने गिराया हुआ था वो मुस्कुराते हुए कहता है, राक्षस, मैं सोच रहा था तू चश्मा क्यों पहना है, अब समझ आया, तूने वो अपनी आंखों की वजह से पहना था, तेरी आंखें बताती है कि तू हरामजादा है। ये बात सुनकर विंस का दिमाग पहले से ही परेशान था और अब गुस्से में वो एक बाइक उठाकर उस बंदे को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसके साथ कुछ लोग चिल्लाते हैं, रुको विंस, नहीं रुक जाओ। विंस पलटकर सोचता है, उसे याद आता है कि एक बार सुजिन ने कहा था, तुम्हारी आंखें बहुत कूल है। ये बात याद करके वो खुद को संभाल पाता है और बाइक को नीचे रख देता है। फिर विंस के साथी उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, रुको विंस, अगर तू फिर से कोई परेशानी खड़ा करेगा तो। इतना कहते ही विंस खुद को छुड़ाकर आराम से चला जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो काफी उदास नजर आता है और अपने मन में बस एक ही गुजारिश करता है, टीचर मुझे बस एक बार फिर से बोल दो कि मेरी आंखें कूल है, बोल दो कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, कि सब कुछ ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान। जमीन पर बैठे बैठे विंस धीरे धीरे टूटता हुआ चिल्ला उठता है। उसी वक्त उसके साथ के लोग उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, विंस तुम मॉन्स्टर नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, किसी ने कहा कि तुम मॉन्स्टर हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ टीचर की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चुनलिंग के किनारे, जहाँ समुद्र है और समुद्र के पास एक फैक्ट्री भी। वहीं विंस और उसके लोग बैठे होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। उनका फैसला बड़ा सीधा था, चुनलिंग पर अभी किसी का कब्जा नहीं है, इसलिए अब किसी को बॉस बनना होगा। जो भी बॉस बनेगा सब उसकी बात मानेंगे, इसलिए उन्हें तय करना था कि कौन सबसे बड़ा और मजबूत जो कि लीडर बन सके। तभी एक बंदा कहता है, अगर तुम आधी अधूरी बातें कर रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि कोई भी लुल्लू पंजू यहाँ लीडर नहीं बन सकता। हम आपस में फाइट करेंगे और जो जीतेगा वही बनेगा चुनलिंग का लीडर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ेबो और विंस की भसड़ शुरू हो जाती है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं बल्कि रेसलिंग जैसी जंग थी। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ कर रखे होते हैं। चारों ओर कांच बिखरा हुआ था, माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। विंस ज़ेबो के कान के पास आकर धमकी देता है, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तुझे चोट पहुंचाऊं तो अभी हार मान जा। ज़ेबो गुस्से में जवाब देता है, क्या
हार मान जाऊं? अगर तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता तो तू हार मान जा। विंस कहता है ठीक है, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और फिर वो ज़ेवो को उठाकर कांच पर पटक देता है। लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर कोई चिल्लाता हुआ आता है और माहौल और भी तंग हो जाता है। वो जो आया है वो है तेजिन चैन, और हाँ, ये वही है जो पूरे 1 साल के बाद वापस आया है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, चेहरे पर एक सन्नाटा छा जाता है। तेजिन कुछ चिढ़कर कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे भाव क्यों बना रखे हो कि मैंने किसी का मर्डर कर डाला है। सारे लोग सख्त और गंभीर नजर आते हैं क्योंकि यही वो बंदा है जिसके कारण सुजिन किम की मौत हुई थी। विंस कड़वाहट के साथ बोलता है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं बहुत समय से तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे डर था कि कहीं तू मर ना गया हो, मैं खुद तुझे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ हरामजादे। इतने में ज़ेवो का खून खौल उठता है और वो छलांग लगाकर तेजिन पर झपटता है, चिल्लाते हुए हरामजादे तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर तेजिन तेजी से ज़ेवो की टांग पकड़ लेता है और उसे गेंद की तरह उछालकर जमीन पर पटक देता है। और इसी के साथ चैप्टर 500 खत्म। सच कहूँ तो फटके हाथ में आ चुकी है। तो गाइस, फैक्ट्री में ये विंडत अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गई, ये पुराने गुस्से, बदले की आग और अधूरे सवालों का टकराव बन चुकी है। तेजिन का आने से माहौल पूरा पलट चुका है। अगर आगे के चैप्टर्स को जानना चाहते हो तो जो करना है कर लो, जैसे सब्सक्राइब, लाइक और बहुत सारा प्यार देना। टाटा बाय बाय, सी यू।